Good morning everyone. This is Arshad Zahir and welcome in this geography class. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं. तो पढ़ाई कुछ स्टार्ट किया आप लोगों ने या अभी स्टार्ट नहीं हुई? नहीं. अच्छा, पढ़ाई स्टार्ट की हुई, कोई बात नहीं. तो ये ज्योग्राफी की क्लास है और आज से हम इस क्लास में ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. ठीक. तो आज तक जो भी ज्योग्राफी पढ़ी आपने, जैसे भी पढ़ी, उससे काफ़ी डिफरेंट क्लास होगी ये, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा ही, बल्कि ज्योग्राफी को सिखाऊंगा. और ज्योग्राफी सिखाने का मतलब ये है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. जो कॉन्सेप्ट हम आज तक पढ़ते आए थे, हमने ऐसे ही रीड आउट कर लिया था और उसको समझने की कोशिश नहीं की थी. आज के बाद हम ज्योग्राफी को क्या करेंगे, समझ कर पढ़ेंगे और उन चीज़ों को सीखेंगे जो आज तक समझ में हमारे नहीं आई थी. तो ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अब ये यूपीएससी में भी एक एज अ मेन सब्जेक्ट बन गया है. फिर इसके बहुत सारे जो है टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं. तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है. तो इसलिए भी हमें ज्योग्राफी को क्या है, समझकर पढ़ने की जरूरत है. और कोई भी बड़े लेवल का टेस्ट ऐसा नहीं है जहां पे ज्योग्राफी से चीजें ना पूछी जा रही हैं. मेजर एग्जाम्स जो भी हैं वहां पर हमारे क्या है, ज्योग्राफी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसलिए हमको क्या है कि ज्योग्राफी की बेसिक्स को समझना है सबसे पहले, और फिर हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि हमारी ज्योग्राफी क्या हो, अच्छी हो. ज्योग्राफी सिर्फ यहाँ पर पढ़ना ही मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आपने नॉलेज एक्वायर की, नॉलेज गेन की, इसको फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर क्या करना है, हमें एक्सपीरियंसेस करने हैं. जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं, कहीं विजिट करने जाते हैं, समर वेकेशंस में जाते हैं, विंटर्स में जाते हैं, नहीं तो कभी फैमिली के साथ हम कहीं टूर पर चले गए, तो उन जगहों पर जाकर भी हम ज्योग्राफी को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. जो क्लासरूम में हमने नॉलेज गेन की थी, एक्वायर की थी, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे कश्मीर के इलाके में कोई घूमने गया तो वहां पर माउंटेन्स देखेंगे, आप स्नो कवर रीजन देखेंगे, वैलीज दिखेंगी आपको, यानी गहरी गहरी खाई. इसी तरीके से केरला वाले रीजन में अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको क्या है, क्लिफ्स देखने को मिलेंगी, सी बीचेस देखने को मिलेंगे, सी ओशियंस देखने को मिलेंगे, और आपको क्या है कि समुद्र का पूरा इलाका देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन्स देखने को मिलेंगे. तो ये क्या है कि जो ज्योग्राफिकल नॉलेज हमने क्लास में गेन किया था, अब उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कोई फीचर हमको नजर आया वहां पर, तो हम अब देखेंगे कि हमने ये फीचर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अब ये फीचर कैसे बना था, कैसे जो है डेवलप हुआ था. ये सारी चीजें उस वक्त अगर हम अपने आप से सवाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारी नॉलेज और ज्यादा धीरे धीरे रिफाइन होती रहेगी. तो इस क्लास में हम आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर तो रहे हैं, लेकिन हम ज्योग्राफी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. अब ज्योग्राफी क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. उससे पहले कुछ चीजें आपको बताना इंपॉर्टेंट समझता हूं. पहली बात तो ये कि कोई भी यहां पर किताब खोलकर ना बैठे. अब किताब खोलकर बैठने से क्या प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि आप किताब खोलकर बैठेंगे तो आप सिर्फ यही नोट करते रहेंगे कि सर ने कौन सी चीज पढ़ाई, कौन सी चीज छोड़ दी. तो इस तरीके से आप क्या है, सिर्फ मैचिंग कलेक्टर बन जाएंगे. आपको मैचिंग कलेक्टर नहीं बनना, बल्कि आपको ज्योग्राफी सीखनी है. तो इसलिए आप किताब को बंद करके रखें. यहां पर जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उनको समझने की कोशिश करें. जब वो चीजें समझ लेंगे और फिर घर पर जाकर आप उस किताब को पढ़ेंगे, तो पहली चीज तो ये कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने स्किप करी होगी किताब की. और अगर ऐसी स्किप हो भी जाती है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो वो आप जो है मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे आके आप पूछ सकते हैं कि सर आपने ये पॉइंट कवर नहीं किया था, इस पॉइंट को आप हमको समझा दीजिए, समझ में नहीं आया. लेकिन क्लास में क्या है, पूरा अटेंटिव रहना है और आपको जो है यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उसको सीखने और समझने की कोशिश करनी है. दूसरा पॉइंट, सवाल बार बार पूछेंगे आप, पूरे साल पूछते रहेंगे कि नोट्स कैसे बनाने. तो नोट्स बनाने का तरीका बहुत सिंपल है कि पहली चीज,
जो भी चीज यहां पढ़ाई जाएगी उसको आपको नोट डाउन करना है, शॉर्ट में पॉइंट्स बना लेने हैं और उसको हम नोट कर लेंगे। अब नोट कैसे करना है तो उसका तरीका है कि अब हम नोट कैसे करते हैं। तो जैसे ये आपके पास पेज होता है, ये इस तरीके से आपको अपनी कॉपी का पेज, तो इसमें आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। इतने पार्ट्स में जैसे कोई भी टॉपिक है हमारा, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, यहां पर क्लाइमेट लिखा। अब क्लाइमेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो हम यहां पर नोट कर लेंगे। फिर हम इस चैप्टर को जब बुक से पढ़ेंगे तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो वो आप यहां पर नोट कर लेंगे। इस तरीके से आपका क्या होगा कि क्लास में जो चल रहा है वो भी कवर अप होता रहेगा और बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो भी कवर हो जाएगी। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से ज्योग्राफी समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने। अब रही बात कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे तो हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास यानी आज से लेकर 3-4 क्लास हमारी जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उसमें हम ज्योग्राफी के बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे जो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे लेकिन शायद उसका रीजन ना पता हो, और हो सकता है कि आपको वो चीजें ना पता हो लेकिन वो डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चीजें बार बार आती रहेंगी, हर चैप्टर में यूज होती रहेंगी। तो आप अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहले वो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम कवर करेंगे, उसके बाद हम मेन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले हम समझते हैं कि ज्योग्राफी होती क्या है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की क्लास को कि व्हाट इज ज्योग्राफी। अब ये ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारे पास इसमें है जियो वर्ड और दूसरा है ग्राफीन। तो ये ग्राफी वर्ड ग्राफीन से ड्राइव होकर आया। जियो का मतलब होता है हमारा अर्थ और ग्राफीन का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम ज्योग्राफी को समझना चाहें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी मीन्स description of the earth surface, description of earth surface। अर्थ सरफेस से क्या मतलब है? मतलब जमीन के ऊपर जो भी चीजें होंगी वो पार्ट है किसका? ज्योग्राफी का। यानी उन सब चीजों को डिस्क्राइब जब हम करेंगे, चाहे वो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं या फिर कोस्टल रीजन्स हैं या फिर आइलैंड वगैरह है, इन सब का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। तो इसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। अब इस ज्योग्राफी को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा हमारा है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? इन सिंपल वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर, और ह्यूमन ज्योग्राफी को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। यानी यहां पर सेंट्रल फिगर कौन होगा? ह्यूमन होगा, इंसान होंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो वो ज्योग्राफी जिसमें ह्यूमन एलिमेंट आ जाए, मैन का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलेंगे। वहीं अगर सेंट्रल फिगर हमारा क्या है? नेचर है, तो उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलेंगे, जिसके अंदर हम जो भी यहां पर चीजें मिलती हैं, नेचुरली बनी हैं, उन सब की हम इसमें बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस फिजिकल ज्योग्राफी हमें कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। तो हम आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर एक एक करके हम उनको समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है, कैसे हम
डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे हमने पढ़ा होगा आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स, पेनिनसुला, ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे। तो इन सारे वर्ड्स को ओशियन, सी, बे, गल्फ, ये इस तरीके के हमारे बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फिर फिफ्थ पे हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स एंड सीजन, और सिक्स्थ पे हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो ये वो बेसिक पोर्शन है ज्योग्राफी का कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे तब तक ये सारी चीजें आती रहेंगी, किसी ना किसी फॉर्म में आती रहेंगी, तो आप परेशान होंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इन सारी चीजों को आज समझेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज का हमारा मेन डिस्कशन इन 3 पोर्शंस पे करेंगे। फिर आगे की क्लासेस में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझेंगे, देन लैटिट्यूड एंड सीजन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो अगर ये चीज आपने क्लियर कर ली, सीख लिया, समझ लिया, तो फिर ज्योग्राफी आपके लिए समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं, परेशान करते हैं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। अब ज्योग्राफी में जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि हम जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे जो टॉप पर होगा वो नॉर्थ होगा, और जो बॉटम होगा वो साउथ होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो वेस्ट, और जो राइट साइड होगा वो ईस्ट। तो जैसे हम इस मैप की भी बात करें तो ये मैप है, तो मैप में ये टॉप वाला पोर्शन जो है वो नॉर्थ कहलाएगा, और ये बॉटम वाला पोर्शन साउथ कहलाएगा, और ये लेफ्ट वाला पोर्शन वेस्ट कहलाएगा, और ये ईस्ट कहलाएगा। अब ये जानना, हमें डायरेक्शन जानना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में कहीं पर स्टेटमेंट आएगा ग्रेट बैरियर रीफ इज एसोसिएटेड विद ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब आपको डायरेक्शन ही नहीं मालूम है तो ईस्ट का है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास ये है, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम डायरेक्शन क्रिएट करेंगे तो ईस्ट ये वाला होगा, तो ग्रेट बैरियर रीफ यहां पर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। या फिर हम कहेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया, तो अब हमें पता ही नहीं है कि नॉर्थ का है, तो कहीं पर भी आपको डायरेक्शन पता करना है तो उस जगह पर आप क्या रखेंगे, सिंपली फॉर एग्जांपल हमें इंडिया में मालूम करना है तो यहां पर हम पॉइंट रख लें और यहां पर हम क्रॉस बना लें, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट और नीचे साउथ हो जाएगा। तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज है, तो यहां पर देख लीजिए हिमालयन माउंटेन्स यहां मौजूद है, नॉर्थ में आते हैं। फिर इसी तरीके से अफ्रीका को ले लें तो ये अफ्रीका का नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको डायरेक्शन नहीं पता तो अगर हम बोलेंगे तो कभी भी हम वर्ल्ड के किसी रीजन की बात करेंगे और बोलेंगे कि ये वेस्टर्न मार्जिन पर है या ये ईस्टर्न मार्जिन पर है या ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही समझना है कि जब भी डायरेक्शन की बात आए तो हमें टॉप पर नॉर्थ रखना है और बॉटम पे क्या रखना है, साउथ, और अपने लेफ्ट पर यानी इधर लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, वेस्ट, और राइट साइड ईस्ट होगा। तो अगर ये हम क्रिएट कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो ये जैसे हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये यूरोप है, तो इसका ईस्ट पोर्शन ये यूरोप का यहां पर आपको बाउंड्री दिख रही होगी इस तरीके से, तो ये कैस्पियन सी, इधर ब्लैक सी, इधर मेडिटेरेनियन, ये हमारा बाउंड्री है, ये यूरोप है। तो यूरोप का वेस्टर्न मार्जिन ये हो गया, ईस्टर्न मार्जिन ये हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा। इसलिए हमको डायरेक्शन पता होना
इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज ये डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए हमें कि हमेशा नॉर्थ कहां होगा, टॉप पर, साउथ बॉटम पर, और लेफ्ट साइड में वेस्ट, और राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट। तो ये था हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो अब कभी भी बोला जाए आपके भाई इंडिया के वेस्ट में, तो ये इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में हमारे पास क्या है, सऊदी अरेबिया यानी अरेबियन पेनिनसुला है, फिर साउथ अफ्रीका है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये हमारे इंडिया के वेस्ट में मौजूद है। अब इंडिया के नॉर्थ में कहा जाए तो नॉर्थ में आप देखेंगे पूरा चाइना मौजूद है, या फिर कहा जाए साउथ अमेरिका का नॉर्थ, तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, या साउथ अमेरिका का ईस्ट तो अफ्रीका मौजूद है, या हमसे कहा जाए ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट मौजूद है, तो आप देख लें यहाँ पर अफ्रीका मौजूद है। इसी तरीके से अफ्रीका के साउथ में कहा जाए तो हमारे पास एंटार्क्टिका यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, ताकि जब भी डायरेक्शन वाइज कोई चीज बोली जाए तो आप उस जगह पर पहुंच सकें अपने इमेजिनेशन में, और अगर आप उस जगह पहुंच पा रहे हैं तो फिर आपके लिए क्या है, चीजें आसान हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। अब अगर हम शेप की बात करें, शेप ऑफ द अर्थ, तो कवि आपसे क्या जानना चाहता है, कवि जानना चाहता है कि अर्थ का शेप कैसा है। तो इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई एंशिएंट टाइम्स में, तो उसमें किसी ने बताया कि अर्थ का शेप कैसा है, हमारा सर्किल। किसी ने बोला अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ एक फ्लैट सरफेस है। किसी ने बोला ये स्फीयर है, किसी ने इसको बोला कि ये रेक्टेंगुलर शेप है इसका। तो ये अर्थ के डिफरेंट शेप पर डिस्कशंस हुई, लेकिन ये सारी शेप्स क्या हैं कि हमारे पास आज के दौर में बात करें तो ये सारी शेप्स अर्थ का इसमें से कोई भी शेप नहीं। अगर हम अर्थ के शेप की बात करेंगे तो अर्थ का जो शेप बताया जाता है वो है हमारा जियोइड, या फिर इसको कहा जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड मतलब चपटापन, ऊपर से चपटा है थोड़ा सा अर्थ, तो ऑब्लेट मतलब चपटापन होना, यानी ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये अर्थ का शेप है, या तो जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब ये क्या होता है, तो जब मैथमेटिकली इसको देखा गया तो इस तरीके से जब मेजरमेंट किया गया तो ये हमारा कहलाता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि कोई भी हमारा शेप है, अगर उसके सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है और अपोजिट पॉइंट्स को, अपोजिट बाउंड्री को टच कर रही है, तो उसको डायमीटर कहा जाता है। तो अगर हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। अब इक्वेटर क्या होता है, इसको आगे चलकर हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्वेटर क्या है, लेकिन ये इक्वेटर एक मिड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन, ये जो लाइन होती है ये पूरे हमारे अर्थ को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो जब इसकी कैलकुलेशन की गई, ये जो हमारा इक्वेटर वाली लाइन है जिसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ कह रहे हैं, जब कैलकुलेशन की गई और मैथमेटिकली इसको देखा गया तो ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा है हमारा किससे, पोलर डायमीटर्स। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट वेस्ट वाला जो डायमीटर है वो हमारा नॉर्थ साउथ डायमीटर से क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल डायमीटर
जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाली इमेजिनरी लाइन है और ये वर्टिकल वाली जो लाइन है इसको हम पोलर डायमीटर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या देखा गया, वो डिफरेंस देखा गया। ये इक्वेटोरियल डायमीटर जो इसकी हमारी जो लेंथ थी वो 12,756 किलोमीटर थी और ये जो पोलर डायमीटर है इसकी लेंथ हमारी 740 किलोमीटर। यानी अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो 44 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस ही बता रहा है कि अर्थ हमारा क्या है, वो सर्कुलर शेप नहीं है, स्फीयर नहीं है। बिकॉज अगर ये सर्कुलर शेप होता या फिर स्फेरिकल होता तो ये दोनों डायमीटर हमारे कैसे होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। ये इक्वल नहीं है। इट मींस कि अर्थ हमारा पोल की तरफ से क्या है, फ्लैट है और ये हमारा जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है यानी इक्वेटर की तरफ से ये थोड़ा सा बल्जिंग है, बाहर निकला हुआ है। तो ये बात हमारे लिए समझने की है बिकॉज यहां से हमारा यूपीएससी आजकल क्वेश्चंस पूछने लगा है और पूछता क्या है कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो ये हमारा इस वजह से हमारा अर्थ क्या है, वो सर्कुलर नहीं है। क्या अगर ये डायमीटर इक्वल हो जाता तो हमारा अर्थ क्या है, ऐसा बिल्कुल सर्कुलर होता। बिकॉज कि सर्किल के अंदर डायमीटर्स क्या होती हैं, वो इक्वल लेंथ की होती है। और यूपीएससी दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछ रहा है, वो हमारा यहां से पूछ रहा है कि पोलर और इक्वेटोरियल डायमीटर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है 0.3%। तो ये हमारा मैथमेटिकली हमें पता चल गया कि अर्थ क्या है, वो हमारा कैसा नहीं है, अर्थ हमारा सर्कुलर नहीं है बल्कि ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अब ऑब्लेट स्फेरॉइड की अगर हम बात करें तो इसको हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि ये चपटापन क्यों है। ये हमारा अर्थ है मान लेते हैं। तो आपको पता है कि अर्थ हमारा क्या है, रोटेट कर रहा है और रोटेट कर रहा है तो वो इस एक्सिस के अलोंग जो है रोटेट कर रहा है। तो जब कोई चीज रोटेट करती है तो सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर अर्थ का थोड़ा सा बल्जिंग नेचर हो गया, जिसकी वजह से हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया पोलर डायमीटर से और पोल्स की तरफ से फ्लैट हो गया। तो ये हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड का कॉन्सेप्ट है कि अर्थ का शेप कैसा है, हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड। फिर ये जियोइड क्या है, तो जियोइड कुछ नहीं है बल्कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है, शेप्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, ये हमारा स्क्वायर शेप है, ये ट्राइंगल है। इसी तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये हेक्सागन है, ये हमारा सिलेंडर है। तो ज्योग्राफर्स को भी ये इश्यू आया, क्या हम अर्थ को एक यूनिक शेप नहीं दे सकते। तो अर्थ को एक यूनिक शेप दिया गया और उसका नाम रखा गया जियोइड। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखने जाएंगे तो आपको वहां पर लिखा मिलेगा अर्थ शेप लाइक या अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप यानी अर्थ की तरह से जिसका शेप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड। तो जियोइड क्या है, एक स्पेशल हमारा क्या नाम दिया गया अर्थ के शेप को। तो अब हमें याद रहेगा कि अर्थ का शेप कैसा है, तो कभी भी आए तो या तो जियोइड लिखेंगे या फिर हम ऑब्लेट स्फेरॉइड लिखेंगे। अब इसकी जो स्टडी की गई तो अब उस साइंस का भी एक नाम रख दिया गया। तो द साइंस विच studies or which determines the Earth's shape and size is known as geodesy. Geodesy, science which determines Earth's shape and size means it is related to measurement. क्या है, जियोडेसी एक
ऐसी साइंस है जो अर्थ के शेप एंड साइज का मेजरमेंट करती है, या वो साइंस है जो हमें अर्थ का शेप और साइज बताती है, उसको हम जियोडेसी बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आइलैंड्स होंगे, कॉन्टिनेंट्स, पेनिनसुला हो गया, या फिर हम स्ट्रेट कह दें। इसके अलावा इस्थमस है, या फिर हमारा ओशियंस है, सी है, बे है, गल्फ है, इन सब में क्या डिफरेंस है और ये चीजें होती क्या है, इनको समझना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं कि आपको ये छोटे छोटे से पोर्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पोर्शंस के अंदर ये आपको छोटे छोटे पोर्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे से पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइलैंड। आइलैंड, हाँ ये इसलैंड नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, इसको इसलैंड पढ़ते हैं, इसलैंड नहीं है बल्कि आइलैंड है। आइलैंड मीन्स a land mass, a land mass, a land mass which is surrounded by water body from all sides, all sides। यानी आइलैंड क्या है, एक लैंड मास, यानी जमीन का हिस्सा मतलब जिसके ऊपर आप पैर रख सकते हैं, उसको अगर चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, चारों तरफ उसके पानी है और बीच में क्या है, सिर्फ हमारा एक जमीन का हिस्सा है जिसपे आप पैर रख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड का अगर हम यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर देखना चाहें तो ये हमारे पास आइलैंड की पिक्चर होगी। ये देखें, ये हमारा एक जमीन का टुकड़ा है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको आइलैंड बोला जाता है। यहाँ पर भी आप देख लें कि चारों तरफ पानी है और ये एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे आपको जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोला जाता है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो, अगर आप यहाँ पर लिखें ये आर्कीपेलागो कुछ नहीं होता है बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। जब बहुत सारे आइलैंड्स एक चेन में फॉर्म हो जाए या एक सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बना ले, तो उसको हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। तो आइलैंड क्या है, आइलैंड एक लैंड मास है। लैंड मास मतलब इस तरीके से ये जमीन का हिस्सा है और इसके चारों तरफ हमारे क्या है, यहाँ पानी मौजूद है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइलैंड बोल रहे हैं, जो कि हमने डायग्राम से भी देख लिया। इधर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आइलैंड है। तो ये आपको आइलैंड दिख रहा है। इसके बाद जो दूसरा टर्म हमको डिस्कस करना है वो है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, अब अगर हम कॉन्टिनेंट को समझना चाहें, कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट कुछ नहीं है। अगर आइलैंड के आगे हम क्या लगाते हैं, लार्ज वर्ड लगाते हैं। आइलैंड क्या था, एक लैंड मास था जो कि सराउंडेड बाय वाटर बॉडी था फ्रॉम ऑल दी साइड्स। तो इसी तरीके से एक लार्ज लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो अगर आप कॉन्टिनेंट यहाँ पर देखना चाहें तो ये हमारे पास ये कॉन्टिनेंट है। ये आपको एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा, एक लार्ज लैंड मास। यानी आइलैंड और कॉन्टिनेंट में डिफरेंस क्या है कि एरिया का डिफरेंस है। आइलैंड का एरिया छोटा होता है, कम होता है, वहीं हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट का एरिया बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो वो भी सराउंडेड बाई वाटर बॉडी होगा। आप हर तरफ देखें, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, ये पूरा आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अब कॉन्टिनेंट के कुछ नाम, तो कॉन्टिनेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे तो एशिया से, जैसे एशिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका इंडिया है। इंडिया वाला जो पोर्शन है ये पूरा हमारा इंडिया एशिया का पार्ट है। तो इंडिया जहां है इसके नॉर्थ में ये पूरा लैंड मास हमारा क्या है, एशिया। एशिया से नीचे साउथ की तरफ चलेंगे तो साउथ की तरफ चलने पे हमें मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से और साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा एंटार्क्टिका।
फिर एंटार्क्टिका के नॉर्थ में जाएंगे तो हमें मिलेगा अफ्रीका। तो हमारा हो गया एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यानी 4A। फिर उसके बाद अफ्रीका से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा यहां पर देखेंगे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर इधर आपको दिख रहा है ये यूरोप। तो यूरोप भी हमारा क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। और फिर उसके बाद यूरोप के आप इधर आ जाएं लेफ्ट साइड तो आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से, 4A से याद रखना है, 4A प्लस यूरोप प्लस NA प्लस SA। 4A मतलब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, फिर उसके नॉर्थ में अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप, यूरोप के लेफ्ट में आप जाएं यानी यूरोप के वेस्ट में जाएं तो नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जाएं तो आपको क्या मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा। ये हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट इज नथिंग बट अ लार्ज लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड्स इज नोन एज कॉन्टिनेंट। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ठीक है, हर तरफ से क्या है कि पानी ने घेरा हुआ है, लेकिन यूरोप पर तो देखिए, यूरोप में तो सिर्फ 3 तरफ पानी है। तो 3 तरफ जब पानी होगा तो इसी को बोला जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला पेनिनसुला यानी कोई भी लैंड मास जिसके 3 तरफ पानी हो, जैसे हमारा इंडिया, इंडिया में इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, तो ये हमारा कहलाता है पेनिनसुला। इसी तरीके से यूरोप को देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपके पास वाटर बॉडी है, इधर वाटर बॉडी है, नीचे वाटर बॉडी है, लेकिन ईस्ट मार्जिन पे आपको इसमें वाटर बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए यूरोप को पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंट का हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, यानी एक तरीके से हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि एक वो लार्ज लैंडमास जिसके चारों तरफ पानी हो। फिर हमने देखा यूरोप में तो 4 तरफ पानी नहीं है बल्कि 3 तरफ पानी है, तो यहीं पर डिफरेंस आ गया। फिर आगे हम चलेंगे तो जैसे कॉन्टिनेंट के लिए एक चीज और कही जाती है, जैसे ये इंडिया है, एशिया का पार्ट है, यहां पर जो क्लाइमेट आपको मिलेगा वो क्लाइमेट यहां नहीं मिलेगा। जो क्लाइमेट वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, वो ईस्टर्न मार्जिन पे नहीं मिलेगा, और जो बीच में मिलेगा उसको ग्रासलैंड्स कहेंगे। अब आप देख लें कि एक ही कॉन्टिनेंट पे अलग अलग क्लाइमेट मिल रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट के लिए एक और चीज है कि लार्ज लैंड मास तो होना ही चाहिए, लार्ज लैंड मास तो होना चाहिए, फिर वेरीड क्लाइमेट भी होना चाहिए वहां पर। अब वेरीड क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट कहा कि वेरीड क्लाइमेट होना चाहिए, तो फौरन बगावत कर देगा हमारा एंटार्क्टिका, वहां पे तो एक जैसा ही क्लाइमेट मिलता है बिकॉज इट इज स्नो कवर्ड रीजन। तो वहां पर तो आप देख रहे हैं कि जो भी डेफिनेशन हमने दी या जो भी हमने समझने की कोशिश की, जैसे हमने कहा कि एक लार्ज लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी हो, तो यूरोप के चारों तरफ पानी नहीं, तो हमने कहा कि 3 तरफ भी पानी होगा तो भी चलेगा। फिर वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करी तो हर जगह वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल रहा, ये एक्सेप्शन में आ गया। तो इसी वजह से कॉन्टिनेंट की कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसको हमने कई तरीके से डिफाइन किया हुआ है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो कॉन्टिनेंट एक लार्ज लैंड मास कहा जाता है इन सिंपल टर्म्स व्हिच इज सराउंडेड बाय द वाटर, बट इसके लिए वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है आपको हर जगह वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिले। फिर हमने पेनिनसुला का कॉन्सेप्ट देखा। पेनिनसुला भी एक लैंड मास है जो 3 तरफ से पानी से क्या है, घिरा हुआ है। यानी इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि इधर ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इस पोर्शन को अगर आप देखें तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ऊपर की तरफ भी पानी है, तो इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। तो ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए हमारे। एक आइलैंड था, आइलैंड, फिर हमने कॉन्टिनेंट देखा, कॉन्टिनेंट, और लास्ट में हमने पेनिनसुला को समझा, पेनिनसुला। ये 3 वर्ड्स हमारे क्लियर हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है हमारा स्ट्रेट, जो कि बहुत नाम सुना होगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट कहते हैं कि आपके पास 2 लैंड मासेस है, ये 2 लैंड मास हैं, ये भी लैंड मास है और ये भी लैंड मास है,
बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, यानी इधर ये बड़ी वाटर बॉडी है, इधर भी बड़ी वाटर बॉडी है, इसको ये एक नैरो हमारे पास क्या है, रास्ता है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखें, इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो बीच में इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है, तो ये बीच में छोटा सा पोर्शन है जो नैरो वाटर बॉडी की स्ट्रिप है और वो इन दोनों वाटर बॉडीज को यानी बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशन को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सी जगह आपको मिलेंगी, ये स्ट्रेट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको स्ट्रेट्स देखने को मिल जाएंगे, इस जगह पर, इधर यहां पर बेरिंग स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप स्ट्रेट को कैसे डिफाइन करते हैं कि दो लैंड मास हैं, उसके बीच में एक हमारा क्या है, नैरो वाटर स्ट्रिप है, और नैरो वाटर स्ट्रिप एक लार्ज हमारा वाटर बॉडी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट बोल रहे हैं, स्ट्रेट। इज दैट क्लियर? तो दो लैंड मासेस को के बीच में एक नैरो वाटर स्ट्रिप, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। अगर इसका आप डायग्राम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है, और बीच में आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक नैरो वाटर बॉडी है जो इन दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्रेट कहलाएगा। इसी का एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा इस्थमस। इस्थमस, अब इस्थमस क्या होता है, इस्थमस को अगर हम समझें, इस्थमस जैसे यहां पर दो हमारे लैंड मासेस थे, उसके बीच में एक वाटर बॉडी थी, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी थी, उसको हमने बोला था स्ट्रेट। तो यहां पर दो बड़ी वाटर बॉडी होंगी जो क्या होगा, दोनों को अलग कर रहा होगा एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास, उसको बोलते हैं हम इस्थमस। यानी इस तरीके से हमारा एक लैंड मास है, ये मान लेते हैं ये लैंड मास है, और यहाँ पर ये वाटर बॉडी है पूरे एरिया में, ये पूरा इधर भी वाटर बॉडी है, और ये जो है वाटर बॉडी को ये इस तरीके से हमारा क्या है, अलग कर रहा है। तो ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको इस्थमस बोला जाता है। यानी इस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो ये है इस्थमस ऑफ पनामा। ये हमारा यहाँ पर देखेंगे तो इधर ये पैसिफिक ओशन, इधर हमारा अटलांटिक ओशन, यानी दो हमारे वाटर बॉडी को अलग कर दिया, एक पतली स्ट्रिप है इसकी लैंड मास की, तो ये जो पतली स्ट्रिप है लैंड मास की, इसको बोला जाता है हमारा इस्थमस। और ये कहाँ है, इस्थमस ऑफ पनामा, ये नॉर्थ अमेरिका, इधर हमारा साउथ अमेरिका है, उसके बीच में। यानी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस वाले मैप के अंदर, ये हमारा जो आपको दिख रहा है, इसको हम कह रहे हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास विच जॉइंस टू लैंड मासेस, बिगर लैंड मासेस, तो इसको हम इस्थमस बोलते हैं। ये हमारे दो टर्म्स और क्लियर हो गए होंगे, एक हमारा है स्ट्रेट, और स्ट्रेट के बाद हमने डिस्कस किया इस्थमस को, तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, तो ये वो टर्म्स हैं जो बार बार आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे, बार बार ये परेशान करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम यही सारे टर्म्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आगे जब ये टर्म्स आए तो हम परेशान ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी के साथ समझ पाएं, चीजों को कनेक्ट कर सके, अपने माइंड में क्रिएट कर सके, और क्रिएट करना सीख गए तो ज्योग्राफी बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। देन इसके बाद कुछ टर्म्स और हैं, वो है एक ओशियन, सी, उसके बाद बे एंड गल्फ। अब ये क्या चीजें हैं, तो ओशियन, सी, बे, गल्फ। सर ओशियन का नाम भी बहुत सुना है, सी का नाम भी बहुत सुना है, लेकिन पता ही नहीं है ओशियन किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, बे, गल्फ। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात है, वो क्या है, वाटर बॉडी। ये सब के सब क्या है, वाटर बॉडी है। चाहे ओशन हो गया हमारा, ये भी वाटर बॉडी, सी भी वाटर बॉडी, बे भी वाटर बॉडी, और गल्फ भी वाटर बॉडी, लेकिन सब में डिफरेंस है। ओशियन किसे कहते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी एक बहुत बड़े एरिया में अगर हमारे पास वाटर मौजूद है तो हम उसको ओशियन कहते हैं। जैसे हमारे पास कितने ओशियन हैं, टोटल 5 ओशियन है, जिसमें
ये आपको इस साइड ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, तो ये देखें यहाँ क्या लिखा है, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। लेकिन इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ भी आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक ओशन, चूंकि ये हमारा अर्थ क्या है, ज्वाइंट शेप है, राउंड है, जब ये राउंड होगा हमारा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन इससे आके जुड़ जाएगा, तो इसको पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके का इधर शेप बनेगा, और उस साइड बनाएंगे तो इस तरीके का शेप उधर बनेगा। जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, ओ स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको कहेंगे ओ शेप ओशन, ओ शेप ओशन। अब इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है तो बहुत आसान है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में है, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ईस्ट में मौजूद है कौन, पैसिफिक ओशन। अब उसके बाद आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, ये एस बनता हुआ नजर आएगा, तो इसको कहते हैं एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, और एटलांटिक ओशन को बोलते हैं एस शेप ओशन। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां मौजूद है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के हमारे ईस्ट में, और वहीं यूरोप और अफ्रीका के क्या है, वेस्ट में मौजूद है कौन, एटलांटिक ओशन। अब एटलांटिक ओशन के बाद तीसरा जो बड़ा ओशन है हमारे पास, ये है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन को कहा जाता है एम शेप्ड ओशन। अब एम शेप्ड ओशन कैसे, आप देखें यहां पर इस तरीके से, यहां से नीचे गए, ये फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, तो ये एम शेप्ड ओशन कहलाता है हमारा इंडियन ओशन। और इसकी लोकेशन अगर हम कहेंगे तो अंटार्कटिका के नॉर्थ में, और हमारा एशिया के साउथ में, अफ्रीका के वेस्ट में, और अफ्रीका के ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। उसके बाद वो ये ओशन जो बिल्कुल अंटार्कटिका से बिल्कुल जुड़ा हुआ है वाटर बॉडी, ये भी बड़ी वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं हम एंटार्क्टिक ओशन, या फिर हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, सदर्न ओशन भी बोलते हैं इसको, सदर्न ओशन। और एक जो ओशन है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कहाँ है, वो हमारे यहाँ टॉप पर है। तो यहाँ पर देखें कि ये अमेरिका से ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये आर्क शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशन। इस वाले पोर्शन में आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा आर्क शेप का ओशन दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं ये वाला पोर्शन, तो ये आर्कटिक ओशन है हमारा, आर्कटिक। तो हमारे पास टोटल 5 ओशन है। ओशन इज अ लार्ज वाटर बॉडी। देन इसके बाद है हमारे पास सी। तो सी भी क्या है, हमारे पास वाटर बॉडी होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू क्या है, ओशन, ये छोटा होता है। बट इन दोनों को हम पहचाने कैसे, कौन सा ओशन है, कौन सा हमारा सी है। तो इसको समझने के लिए कि सी हमारा मोर रीजनल लेवल पे इंफॉर्मेशन देता है, बिकॉज जितने भी सीज मिलेंगे आपको वो सब के सब कंट्रीज से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अरेबियन सी, इंडिया से, इधर अरेबियन पेनिनसुला से, फिर उधर आप यहाँ पर देख लें बेरिंग सी मिलेगा, तो ये वाला आपका पोर्शन देख लें, यहां से आपको मिलेगा रेड सी है, यहाँ भी कंट्रीज से टच कर रहा है। और लेकिन ओशन हमेशा कॉन्टिनेंट से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। अब जैसे हम कहें कि हमें इंडियन ओशन में जाना है, तो इंडियन ओशन में कहां जाना है, इंडियन ओशन तो बहुत बड़ा है, नहीं पता आपको। अब मान लीजिए आपको जाना था कहां, कोई शिप थी वो फंस गई हमारी कहां, पर्शियन गल्फ में। अब वो बुला रहा है और उसने बताया फोन पे कि तुम कहां हो, अपनी लोकेशन बताओ। तो उसने कहा कि मैं इंडियन ओशन में हूं। अब इंडियन ओशन तो इतना बड़ा है, वो क्या मदद के लिए वहां पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच सकता। अगर वो बोलेगा कि पर्शियन गल्फ में हूं, फौरन हम लोकेशन वाइज पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएंगे। या फिर हम कहेंगे रेड सी में है, तो रेड सी में हम इजीली पहुंच सकते हैं, बिकॉज वो मोर रीजनल लेवल की इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये अपनी बाउंड्रीज को कंट्रीज से शेयर कर रहा है। इंडियन ओशन तो हमारा बहुत बड़ा है, तो इंडियन ओशन में हम उसको कहां ढूंढते फिरेंगे। तो ओशियंस अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है कॉन्टिनेंट से, जैसे इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, इधर एशिया से कर रहा है, इधर हमारा अफ्रीका से कर रहा है। बट रेड सी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज हैं, यमन है, ओमान है, इन सब कंट्रीज से क्या कर रहा है, हमारा वो अपनी बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है। या फिर हम अरेबियन सी की बात करें तो वो हमारा हमारा जो
कंट्री है इंडिया की, इससे अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। वैसे ही अरेबियन पेनिनसुला की कुछ कंट्रीज हैं, उनके साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है। बट जितने भी ओशन है आप देख लें, जैसे अटलांटिक ओशन है, अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से। इन सब से हम क्या करते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि ओशियन और सी का डिफरेंट, कि पैसिफिक अगर ओशियन है तो ओशियन हमारा एक ब्रॉड टर्म है जो कि कंट्रीज से ब्रॉड वाटर बॉडी है या लार्ज वाटर बॉडी है जो हमारा कॉन्टिनेंट से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। वहीं सी जो है हमारा एक इन कंपैरिजन टू ओशियन छोटी वाटर बॉडी है जो अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है कंट्रीज से और मोर रीजनल लेवल की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद दो टर्म्स हमारे पास हैं, बे एंड गल्फ। अब बे एंड गल्फ की अगर हम बात करेंगे तो बे एंड गल्फ, तो बे क्या होता है, बे गल्फ ये भी वाटर बॉडीज हैं, पर डिफरेंस क्या है कि ये हैं तो क्या सर्कुलर वाटर बॉडीज, सर्कुलर मींस कर्व वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडीज हैं, कर्व, दोनों ही कर्व वाटर बॉडीज हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल देखें तो आपको ये कर्व वाटर बॉडी दिखेगी, सर्कुलर वाटर बॉडी दिखेगी, बट यहां पर आप देखें तो ये पर्शियन गल्फ है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इसका ओपनिंग बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका ओपनिंग बहुत छोटा है। तो अगर हमारे पास सर्कुलर वाटर बॉडी है और एक की ओपनिंग क्या है, ओपनिंग इसमें बड़ी होगी, यानी माउथ इसका जो होगा माउथ लार्ज होगा, लार्ज माउथ होगा, और इसका गल्फ का माउथ क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। तो ये हमारा डिफरेंस है बे और गल्फ में, यानी बे हमारा एक राउंडेड या सर्कुलर वाटर बॉडी होगी जिसका माउथ क्या है, बड़ा होगा। वही गल्फ हमारा ये भी राउंडेड या कर्व वाटर बॉडी होगी लेकिन इसका माउथ क्या होगा, छोटा होगा। जितने भी गल्फ हमारे पास मौजूद है, गल्फ ऑफ एडेन, पर्शियन गल्फ, जितने भी हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब आप देख लें राउंडेड वाटर बॉडी, यहां भी है राउंडेड वाटर बॉडी, लेकिन इसका माउथ इतना बड़ा है, इसका माउथ इतना छोटा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन गल्फ है कौन बे है। और इसी में एक आता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे ये ओपनिंग तो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी बे से भी बड़ी है, तो इसको हम बोलते हैं बाइट, बाइट। तो ये कुछ हमारे बेसिक टर्म से रिलेटेड टू ज्योग्राफी जिसमें हमने डिस्कशन किया। तो ये वो टर्म्स हैं जो बार बार आते रहेंगे। हमने यहाँ पर बे देखा, गल्फ देखा, गल्फ, बाइट एंड ओशियन और सी भी हमने देखा। ये सारे वो टर्म्स हैं जो बार बार आपको ज्योग्राफी में मिलते रहेंगे और हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज होता रहेगा और आप परेशान होंगे। तो इसलिए आज हमने स्टार्टिंग में पहली क्लास में ही इस चीज को डिस्कस कर लिया ताकि हमारी ये चीजें क्लियर रहें। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखा था कि अर्थ का सबसे पहले डायरेक्शन पे बात की, फिर हमने अर्थ का शेप एंड साइज पे बात की, फिर कुछ ये बेसिक टर्म्स को सीखे। तो ये सारा हमारा आज की क्लास का डिस्कशन था। इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होपफुली ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में वहां पूछना चाहें, वहां भी अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। बट अपनी क्वेरीज को अपने पास ना रखें, और वरना क्या होगा कि आगे चल के वो चीजें आपको फिर परेशान करती रहेंगी। आज समझ लेंगे तो चीजों को समझना, ज्योग्राफी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी आपको लगेगा कि ज्योग्राफी तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, बड़ी आसान सी चीज है, बस अपने कॉन्सेप्ट को क्या है, क्लियर करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।